एक रविवार की सुबह रॉयल एबर्ट की नींद खुली और वो अपनी पत्नी के बगल से उठकर घोड़े पर सवारी करने निकल गया। बाहर अभी अंधेरा था और वो अपने खेत के जानवरों को देखने गया। दूरबीन से मवेशियों को देख ही रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज आई और एकदम से दिन की तरह उजाला हो गया। रॉयल कुछ समझ नहीं पाया और घर वापस लौट आया। वहाँ पूरा परिवार किचन में बैठकर नाश्ता कर रहा था। घड़ी देखी तो लगभग 10 बज चुके थे। सिसिलिया बोली, जल्दी तैयार हो जाओ, चर्च जाना है। रॉयल को लग रहा था कि बस 2 घंटे ही हुए हैं जागे हुए, लेकिन वक्त देखकर हैरान रह गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और दिन सामान्य तरीके से बिताया। मास के बाद वो बेटे के साथ एक रोडियो कंपटीशन में गया, पर रेड वहाँ हार गया। घर लौटकर रॉयल घोड़ों को चारा देने अस्तबल गया और वही अजीब आवाज फिर सुनाई दी। उसी वक्त सिसिलिया के पास पड़ोसी वेन टिलरसन का फोन आया। उसने कहा कि उसके खेत पर कुछ हो रहा है और इतना कहकर फोन काट दिया। रॉयल ने देखा कि उसके खेत के पास 2 मवेशी गायब हैं। जानवर कहां से निकल रहे हैं यह पता लगाने के लिए उसने बेटे से मदद मांगी और दोनों बाढ़ की जांच करने निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात बोल्डर से आई एक लड़की से हुई। उसने अपना नाम ऑटम बताया और कुछ दिन खेत पर कैंप करने की इजाजत मांगी। रॉयल को लगा कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है तो उसने हाँ कर दी। बेटों से अलग होकर जब रॉयल अकेले बाढ़ की जांच कर रहा था, तभी उसका घोड़ा अजीब हरकतें करने लगा और वही आवाज फिर आई। तभी उसे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। उत्सुकता में उसने एक पत्थर अंदर फेंका, पर नीचे गिरने की कोई आवाज नहीं आई। जब उसने हाथ उस गड्ढे में डाला तो अजीबोगरीब नजारे दिखने लगे। डर कर उसने हाथ वापस खींचा और घर आकर परिवार को बताने लगा। घर पहुंचा तो देखा शेरिफ जॉय वहां मौजूद है और उसकी वही बात सच होती दिखी जो उसने गड्ढे में देखी थी। जॉय आई थी यह बताने की पेरी की पत्नी रेबेका की तलाश बंद कर दी गई है। 9 महीने हो गए थे, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस मानती थी कि वो खुद चली गई, पर पेरी को यकीन था कि रेबेका कभी एमी को छोड़कर नहीं जाती। अगले दिन रॉयल वापस गड्ढे के पास गया और उसे मिट्टी से ढकने की कोशिश की, पर जो भी अंदर जाता था गायब हो जाता था। उस रात रेड ने बड़े भाई को बाहर चलने के लिए मनाया। कुछ पेग के बाद पेरी बाहर ताजी हवा लेने निकला। काफी दिनों बाद पी रहा था तो तबीयत बिगड़ गई। इसी बीच ट्रेवर ने झगड़ा शुरू किया और दोनों में मारपीट हो गई। जब रेड ने देखा कि भाई मुसीबत में है तो बीच में कूद पड़ा और ट्रेवर को मुक्का मारा। खासकर जब उसने कॉन्टेस्ट में उसकी हार का मजाक उड़ाया। रेड गाड़ी लाने गया और पेरी बाहर इंतजार करने लगा। ट्रेवर अभी भी गुस्से में था और बोला कि उसके बाप वेन सारी एबर्ट जमीन हड़प लेंगे और उनका नामो निशान मिट जाएगा, ठीक वैसे जैसे रेबेका मिट गई। बस यही सुनते ही पेरी का दिमाग घूम गया। उसने ट्रेवर पर टूट पड़ा और इतना मारा कि वो हिलना बंद हो गया। जब रेड गाड़ी लेकर आया तो उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। दोनों ट्रेवर को ट्रक में डालकर अस्पताल की तरफ निकले, पर रास्ते में एक बाइसन मिला जिसकी पीठ में 2 तीर गढ़े थे। उसे देखकर दोनों घर वापस लौट गए और पिता को सब बता दिया। रॉयल ने पहले बेटों को डांटा, फिर सवाल पूछे। जब पता चला कि किसी और को कुछ नहीं पता तो उसने रेड को हुक्म दिया, पहनी हुई कमीजें जलाओ और ट्रक से सारा खून साफ करो। खुद उसने ट्रेवर की लाश को एक कालीन में लपेटा और गड्ढे तक ले जाने की तैयारी करने लगा। इधर ट्रेवर के छोटे भाइयों लूक और बिली को लगा कि भाई कहाँ गया तो वो पेरी के पीछे गए, क्योंकि जो लड़की उस रात ट्रेवर के साथ थी उसने बताया था कि उनमें झगड़ा हुआ था। पेरी को होश में नहीं देखा तो रेड को ढूंढने लगे। गैरेज में गए तो बस घास से भरा ट्रक मिला। पास में घोड़े के निशान दिखे, किसी ने अभी घोड़े पर निकला था। दोनों अलग अलग दिशाओं में तलाश करने निकले। तभी रॉयल को गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो ट्रेवर की लाश पीठ पर लादकर गड्ढे की तरफ दौड़ा। लाश गड्ढे में डाली ही थी कि ऑटम ने उसे देख लिया, पर उसने शोर नहीं मचाया, बस बोली कि यह राज उसके पास रहेगा। फिर उसने रॉयल को गड्ढे में धकेल दिया और भाग गई। भोर होते होते रॉयल बारिश में होश में आया अपने घोड़े के पास। घर पहुंचा तो परिवार ने स्वागत किया और हैरानी हुई जब पता चला कि सिसिलिया भी इस राज्य में शामिल हो चुकी है। रॉयल ने सबको कहा सब कुछ भूल जाओ और सामान्य रहो। रात को पैर के जख्म पर मरहम लगवाया और बताया कि लूक ने गोली मारी थी। दोपहर को वो वेन के पास गया और जमीन का सौदा करने की कोशिश की, पर वेन ने कुछ सरकारी अफसरों को रिश्वत देकर रॉयल की 25 हेक्टेयर जमीन पर दावा ठोक दिया, यह कहकर कि यह जमीन उसके पुरखों से छीनी गई थी और वो जमीन का वही टुकड़ा चाहता था जहां वो गड्ढा था। रॉयल ने मामला वकीलों पर छोड़ा और बिना कोई शक जगाए वापस आ गया। इधर खेत पर घूम रही ऑटम को एमी ने देखा और पूछा कि खेत भर में जो निशान बने हैं उनका मतलब क्या है। एमी ने बताया कि ये उसके परिवार के निशान हैं जो उसके दादा ने बनाए थे। बातों में ऑटम को पता चला कि रॉयल सुबह वापस आ गया और उसने राहत की सांस ली। अगले दिन रॉयल ने बच्चों से कहा, पश्चिमी चरागाह से मवेशी पूर्व की तरफ ले जाओ। मकसद था जानवरों को गड्ढे से दूर रखना और किसी को उस गड्ढे के बारे में पता न चले। शाम को वो अस्तबल गया तो ऑटम वहाँ टोह लेती मिली। रॉयल ने उसे खेत छोड़ने को कहा, पर ऑटम बोली तुम्हें मेरी जरूरत है क्योंकि मैं बहुत सारे राज्य जानती हूँ और सबसे छोटा राज्य यह है कि तुमने एक लाश गड्ढे में फेंकी। फिर उसने पूछा तुम वापस कैसे आए, पर रॉयल के पास खुद इसका जवाब नहीं था। ऑटम ने बताया कि 9 साल की उम्र से पहले की उसे कोई याद नहीं, बिल्कुल रॉयल की तरह। उसे लगता है कि इस खेत में कुछ है जो उसे यहाँ खींच लाया और रॉयल ही इस रहस्य को सुलझा सकता है। रॉयल ने बताया कि गड्ढे
गड्ढे में ढकेले जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों तरफ रोशनी थी और वो उसकी अपनी ही जमीन थी। वहां अमेरिकी सेना के सैनिक उस पर बंदूकें तान कर खड़े थे और मशीनें चल रही थी। एक भीड़ में उसे ऑटम भी दिखी, पीले रंग की वर्दी में। अचानक सिसिलिया भीड़ से निकली और बोली, रॉयल, तुम 2 साल पहले मेरी बाहों में दम तोड़ चुके हो और यह जमीन अब एबट परिवार की नहीं रही। इतना कहकर उसने भागने की सलाह दी। तभी लूक ने गोली चलाई, पैर में लगी और रॉयल गड्ढे में कूद गया। ट्रेवर के गायब हुए 4 दिन बीत चुके थे। लूक ने पिता से कहा कि तलाशी दल बनाएं, पर वेन जानता था कि ट्रेवर पहले भी ऐसे गायब हो चुका है। एक बार पड़ोसी शहर की किसी लड़की के यहाँ कई दिन रहा था। वेन को यकीन था कि लड़का लौट आएगा। उसकी चिंता ट्रेवर से ज्यादा रॉयल की जमीन हड़पने में थी। उसने बेटे को कहा कि $1 मिलियन की पेशकश करो। उस रात रेड ने एक और रोडियो में हिस्सा लिया। अच्छा किया और मरिया को डेट पर बुलाया। दोनों काफी देर बातें करते रहे। जब मरिया को लगा कि रेड नशे में है तो वो चली गई। उसे अलविदा का किस देकर रेड एक गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया और उसे नहीं पता था कि वो पुलिस की गाड़ी थी। पकड़ा गया और थाने ले जाया गया। हवालात में बैठे जॉय ने रेड से पूछताछ की ट्रेवर गायब होने वाली रात क्या हुआ था। रेड ने पहले तो इनकार किया, पर जब पता चला कि ट्रेवर की बेल्ट बकल पर उसका खून मिला है तो कहानी बदल दी। बोला, हाँ थोड़ी मुट्ठाई हुई थी पर मैं जल्दी निकल गया। रॉयल बेटे का इंतजार कर रहा था तो उसकी नजर शेरिफ की मेज पर ट्रेवर की बकल पर पड़ी। वो जानता था यही एकमात्र सबूत है जो रेड को फांसा सकती है। चुपचाप उठाई और घर आकर गड्ढे में फेंक दी। अगले दिन ऑटम से मिला और सौदा किया, तुम गड्ढे का राज रखो, तुम यहाँ रह सकती हो। ऑटम बोली, मैंने तुम्हें जानबूझकर धकेला था, बस यह जानना चाहती थी कि उस तरफ क्या है। दोनों ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाते वक्त रॉयल ने देखा कि ऑटम के गले में एक अजीब हार है और उसी पल पीछे का पहाड़ गायब हो गया। जैसे ही हाथ छोड़ा, पहाड़ वापस आ गया। पास से गुजर रही जॉय ने यह नजारा देख लिया। उसी दोपहर खेत में घूम रही एमी को ट्रेवर की लाश मिल गई। वो दौड़ती घर आई। रॉयल के पास कोई चारा नहीं था। शेरिफ को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। सौभाग्य से वो जमीन रॉयल की नहीं, सरकार की थी और वहाँ कोई सबूत नहीं था। रॉय एबट घर आया। एमी से पूछताछ की और पता चला कि ट्रेवर गायब होने वाली रात रेड घर पर नहीं था। पेरी ने बताया कि वो किसी लड़की के साथ था। पुलिस रेड के पीछे लग गई। रेड को अभी लाश मिलने की खबर नहीं थी। वो मरिया से मिलने में व्यस्त था। मैट ने मरिया से सवाल पूछे। तभी रेड का फोन आया। पेरी ने उसे इशारा किया कि कह दो उस रात किसी लड़की के साथ था। मरिया ने आलिबाई कंफर्म कर दी। रॉय वेन के घर गया और बेटे की मौत की खबर दी। वेन टूट गया। उसी दिन ट्रेवर की माँ पैट्रिशिया शहर पहुंची और गुस्से में बोली, जनाजे के बाद मैं पता लगा कर रहूंगी कि मेरे बेटे को किसने मारा। कॉरोनर ने बताया ट्रेवर की मौत गले पर चोट से हुई, पर शरीर पर कोई निशान नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो 8 दिनों से गायब था, पर मारा 10 घंटे पहले गया था। जनाजे में रॉयल और उसका परिवार भी गया। पादरी की बात के दौरान पैट्रिशिया ने ताबूत का ढक्कन खोला और एक एक चेहरा घूरा और तय कर लिया कि यह काम पेरी ने किया है। रात को वेन ने दीवार पर टंगे बाइसन का सिर देखा और उसकी तलाश में ट्रक लेकर निकल पड़ा। पीछा करते करते उसने रॉयल की बाड़ तोड़ दी और सीधे उस गड्ढे के पास जा पहुंचा। मुश्किल से गाड़ी रोकी और नजदीक गया, तभी रॉयल ने उस पर हमला कर दिया। वेन ने पलटकर उसे सिर से मारा, पर रॉयल ने पीछे से पत्थर मारा और वेन को चोट आई। वेन भागते भागते खुश हो रहा था कि आखिर पड़ोसी से पीछा छूटा, पर घर घुसते ही बचपन की कुछ यादें वापस आ गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। रात को अस्पताल ले जाया गया। रॉयल भी कई घंटे बाद होश में आया। शाम को वेन घर वापस आया, पर बहुत कमजोर था। बोल भी मुश्किल से पा रहा था। ल्यूक को लगा कि अब जमीन का मुकदमा रुक जाएगा, पर पैट्रिशिया बोली, अगर वेन उस जमीन के पीछे था तो जरूर वहाँ कुछ कीमती है, लड़ाई जारी रखो। काम के बाद पेरी शहर में एक बार गया तो वहाँ ऑटम मिली। दोनों ने साथ बैठकर पी और बातें की। पेरी ने खुलकर बताया कॉलेज में रेबेका से मुलाकात हुई थी। दोनों को प्यार हुआ, पर रेबेका ग्रेजुएशन के बाद कैलिफोर्निया वापस जाना चाहती थी। यह बात सालों तक उनके रिश्ते में खटकती रही। जिस रात रेबेका गायब हुई, उन दोनों में झगड़ा हुआ था और सुबह उठा तो वो जा चुकी थी। आज तक कोई नहीं जानता क्या हुआ। पेरी रोज खुद को कोसता है कि एमी बिना माँ के बड़ी हो रही है। घर आकर रॉयल अस्तबल गया और ऑटम के हार का पत्थर तोड़ दिया। उसमें से एक काला पदार्थ निकला। हाथ पर फैलाया तो भविष्य की एक झलक दिखी। उसने खुद की मौत देखी। सिसिलिया उसे थामे थी और बगल में ऑटम खड़ी थी। पीले जंपसूट वाली ऑटम ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर झलक गायब हो गई। रॉयल को शक हो गया ऑटम का इसमें हाथ है। उसने ऑटम को एटीवी पर बैठाया, यह कहकर कि हार वापस करेगा, पर तेज रफ्तार से चलाने लगा। ऑटम समझ गई, कूद गई और जब देखा कि हार टूट चुका है तो भड़क गई। उसने बताया उस पत्थर में एक खनिज था जो गड्ढे से जुड़ा है और दोनों शायद अलग अलग वक्त के आयामों से जुड़े हैं। रॉयल ने कहा मेरे परिवार से दूर रहो और ऑटम के कैंप में जाकर उसका सामान जलाने चला गया। अगले दिन ऑटम खेत से होकर कैंप जाने की कोशिश कर रही थी, तभी एक भूरा भालू सामने आ गया। एटीवी से कूदते वक्त टखना मुड़ गया था। भाग नहीं सकती थी। डरकर झुक गई और सिर ढक लिया।
भालू सूंघता हुआ पास आया और चला गया। उसी दिन लूक को पता चला कि पिता की वसीयत में सारी संपत्ति बीच वाले बेटे बिली को दी गई है। लूक और पैट्रिशिया दोनों सकते में आ गए और वसीयत बदलने की तरकीब सोचने लगे। बिली जंगल में शिकार कर रहा था कि ऑटम मिली और वो उसे गड्ढे के पास ले गई। जब ऑटम ने देखा कि उसका टेंट तबाह हो चुका है तो वो गुस्से से भड़क उठी। उसने पेरी को बुलाया और सीधे कह दिया, अगर तुमने रॉयल को ट्रेवर की मौत के लिए पुलिस के सामने एक्सपोज नहीं किया तो मैं करूंगी। पेरी को डर लगा कि परिवार फंसेगा, इसलिए उसने जॉय को एक चिट्ठी लिखी और थाने जाकर खुद कबूल कर लिया। घर आकर पेरी ने परिवार को बताया। रॉयल और रेड दोनों आग बबूला हो गए और लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान एमी को टूटे शीशे की चोट लगी। डरी हुई लड़की घर से बाहर भागी और पुलिस की गाड़ी देखी। उस रात पेरी को हिरासत में ले लिया गया। ऑटम ने शहर में होटल ले लिया। रॉयल ने वकील की मदद से $5 लाख की जमानत पर पेरी को छुड़ाया। सिसिलिया ने अपने मायके का खेत गिरवी रख दिया। पेरी घर आया, एमी से मिला, उसे सब समझाया। खेत पर काम करने लगा और पिता से पूछा, क्या तुम्हें रेबेका के बारे में कुछ पता है? रॉयल ने कहा नहीं। इधर बिली बोला, भाई तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों एबर्ट की जमीन पर घुसे और गड्ढे तक पहुँचे। उसी दोपहर सिसिलिया अस्तबल गई तो वही भालू पीछे पड़ गया। वो भागकर ट्रक में गई, बंदूक निकाली और गोली चलाई। भालू घिसटते हुए दूर चला गया। सिसिलिया ने दूसरी गोली से उसे तकलीफ से निजात दे दी। बिली ऑटम से मिला और उसे एक बात बताई। उसके पिता के पास एक पत्थर था जो सालों पहले एबर्ट की जमीन पर मिला था। बिली ने उसे तोड़कर अंदर का खनिज खा लिया और उसे ऑटम का भविष्य दिखा कि वो इस खेत की मालकिन बनेगी। ऑटम ने उसे रॉयल के पीछे जाने को कहा। उसी दिन बिली ने चुपके से रॉयल की पिकअप ट्रक खराब कर दी। जब रॉयल सड़क पर फंसा तो बिली मदद का नाटक करके आ गया। ज्यों ही रॉयल गाड़ी में बैठा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। बिली उसे सुनसान जगह ले गया और धमकी दी, ऑटम से दूर रहो वरना एमी को नुकसान होगा। इधर घर पर लूक पिता के पास बैठा था और वसीयत वाली बात के बाद दिल में गांठ बांध चुका था। उसने तकिए से पिता का गला घोंटने की कोशिश की पर ठीक उसी वक्त बिली वापस आ गया और उसने लूक पर टूट पड़ा। घर आया रॉयल तो बड़ा बेटा पेरी मिला। पेरी ने उसे सवारी का न्योता दिया। दोनों घोड़ों पर निकले और गड्ढे के पास पहुंचे। पेरी ने बताया ऑटम ने उसे इस गड्ढे के बारे में बताया था। तब रॉयल ने बेटे को वो बात बताई जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। बचपन में रॉयल शिकार पर गया था अपने पिता के साथ। निशाना चूका और गोली पिता को लग गई। लाश घसीटकर घर ले जाने की कोशिश की पर हिम्मत जवाब दे गई। माँ और बहन को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। बस जंगल में भाग गया। बस एक ही ख्याल था, कहीं गायब हो जाऊं। तभी सामने गड्ढा बनता दिखा, बिना सोचे कूद गया। यह सब 1886 में हुआ था। गड्ढे से निकला तो 1868 था। एबर्ट परिवार ने उसे पनाह दी और उसने कभी सच नहीं बताया। यह सुनकर पेरी के मन में उम्मीद की चिंगारी जली। शायद यह गड्ढा उसे भी बचा सके और उसने बिना सोचे गड्ढे में छलांग लगा दी। उसी पल गड्ढा बंद हो गया। रॉयल समझ गया बेटा हमेशा के लिए चला गया। पेरी को खोने के बाद रॉयल ने तय किया अब कुछ करना होगा। बंदूक उठाई और ऑटम के पीछे चल दिया पर ऑटम बिली की मदद से बच निकली। उस रात रेड रोडियो के आखिरी दौर में था। रॉयल एमी और सिसिलिया के साथ उसे देखने गया पर बीच में ही ऑटम का फोन आया और वो निकल गया। थोड़ी देर बाद एमी भी उसके पीछे गई। रास्ते में उसे उसकी माँ रेबेका मिली। रेबेका ने माफी मांगी और एमी को अपने साथ चलने को मनाया। उसी रात लूक एबर्ट की जमीन में घुसकर पत्थर ढूंढ रहा था। कुछ मीटर खोदा ही था कि गड्ढे से भैंसों का एक बड़ा झुंड निकलने लगा। जहां रॉयल पहुंचा वहां ऑटम ने उसे गोली मार दी और तब पता चला कि वो और बिली मिले हुए हैं। रॉयल ने उनका पीछा किया। रास्ते में ऑटम से गोलीबारी होती रही। जब गोलियां खत्म होने लगीं तो उसने अपनी पिकअप ट्रक उनकी गाड़ी पर धकेल दी। दूसरी बंदूक निकाली और एक ही गोली में बिली को खत्म कर दिया। ऑटम की गाड़ी पलट गई। वो बुरी तरह जख्मी हुई पर बची रही। जैसे ही ऑटम रेंग कर बाहर आई और रॉयल बंदूक ताने आगे बढ़ा, भैंसों का झुंड आ गया। रॉयल ट्रक के नीचे छिप गया और ऑटम बस खुद को कुचले जाने से बचाती रही। जब झुंड गुजर गया तो रॉयल बाहर निकला। वही बाइसन दिखा, पीठ में तीर गढ़ा था। उसने तीर निकाला, बाइसन चलने लगा और तभी उसकी नजर ऑटम के माथे पर एक निशान पर पड़ी। उसी पल उसे सब समझ आ गया। यह ऑटम कोई और नहीं, उसकी अपनी पोती एमी है और वो उसे घर ले चला।